नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात वाराणसी लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 77। वाराणसी, जिसे कभी काशी के नाम से जाना जाता था। काशी कभी भारत में जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे तो उसमें से एक राजघराना था, एक राज्य था। फिर आगे चल कर के काशी जो है वो ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा रहा। रामायण और महाभारत काल में भी काशी का जिक्र मिलता है। जहाँ रामायण काल में कई प्रसंग काशी के मिलते हैं, वहीं महाभारत काल में भी अलग अलग कई प्रसंग काशी के पढ़ने को मिल जाएंगे। वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी को विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक माना जाता है। मोक्षदायिनी गंगा के किनारे बसा हुआ ये शहर है, जिसे पवित्र धार्मिक स्थली के तौर पर जाना जाता है। हिंदू धर्म में से बेहद पवित्र स्थल के तौर पर देखा जाता है और हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। काशी विश्वनाथ का मंदिर और जो गंगा के घाट हैं वो यहाँ के एक अलग जगह इस स्थान का एक खास महत्व माना जाता है। चूँकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी ये संबंधित रहा, उन लोगों से भी वो गौतम बुद्ध से भी संबंधित रहा, महावीर जैन से भी संबंधित रहा, ये लोग भी यहाँ पर रहे थे। इसके अलावा काशी को संत कबीर की जब बात होती है तब भी देखा जाता है। उस समय भी कई चीज़ों में कहा जाता है कि काशी में मरने वालों को मोक्ष मिला करता था। हालांकि ये भ्रांतियाँ बाद में, इसी भ्रांति के खिलाफ कबीरदास जो है वो मगहर में जा कर के उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। जो के धागे से बनाई जाती है, जिस पर जो है वो सोने और चांदी के ब्रोकेड या उस जरी का काम होता है। जो काम होता है उसमें वो बेहद वजनदार काम होता है और उस पर मुगल कालीन जो कलाएं थी उसकी झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। राजनीति की बात की जाए तो इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। रोहनिया, वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ, वाराणसी कैंट और सेवापुरी, ये वर्तमान समय में 5 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की बात की जाए तो जो लोकसभा के चुनाव के जो शुरुआती दौर थे, पहली बार इसमें भी 2 लोग सांसद चुने गए थे। हालांकि लगातार 3 चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। रघुनाथ सिंह यहाँ से सांसद रहे और पहली बार में त्रिभुवन नारायण सिंह भी यहाँ से सांसद रहे थे रघुनाथ सिंह के साथ। वहीं साल 1967 का जब लोकसभा चुनाव आया तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी उस समय मार्क्सिस्ट वाली, उसके सत्यनारायण सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए थे। तो 1971 में ये सीट कांग्रेस पार्टी के पास एक बार फिर लौटी और राजा राम शास्त्री यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे थे। साल 1977 में इस सीट पर भारतीय लोकदल का कब्जा हुआ, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यहाँ से चुनाव जीत करके संसद में गए थे। साल 1980 में इस सीट पर कमलापति त्रिपाठी सांसद हुए। कांग्रेस के उसमें कमलापति त्रिपाठी एक बड़ा नाम हुआ करते थे। कमलापति त्रिपाठी की उस हर उठापटक में एक शिरकत हुआ करती थी। साल 1971 में 4 अप्रैल को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। फिर उसके बाद वो करीब 12 जून 1973 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उस समय आगरा, मेरठ और 2-3 जगह मिला करके पीएससी के जवानों ने, जो बरेली भी उसमें शामिल था, आगरा, बरेली, मेरठ, ये 3 मुख्य माने जाते हैं कि उसमें पीएससी के जवानों ने अपनी सुविधाएं और अपनी वेतन को बढ़ाने के लिए विरोध शुरू कर दिया, जिसमें बाद में सेना को बुला लिया गया और सेना की कार्रवाई में 9-10 जवान मार दिए गए थे। सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई, लंबी कार्रवाई हुई, जिसके विरोध के चलते ही कमलापति त्रिपाठी को अपने पद से उस समय इस्तीफा देना पड़ा। बाद में वो सांसद हुए, फिर केंद्र की सरकार में रेल मंत्री भी रहे। और इसके बाद साल 1984 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर फिर श्यामलाल यादव सांसद हुए। कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव लड़े थे। उनकी गिनती भी उस समय कांग्रेस के बड़े और अच्छे नेताओं में होती थी। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रह चुके थे, राज्यसभा में वो उपसभापति रहे थे।
फिर साल 1989 में इस सीट पर जनता दल को जीत मिली और अनिल शास्त्री यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद पहुँचे। अनिल शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं। 1991 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और श्रीश चंद्र दीक्षित वहाँ से चुनाव जीते। श्रीश चंद्र इसके पहले आईपीएस थे। आईपीएस से रिटायर होने के बाद वो विश्व हिंदू परिषद में शामिल हो गए। फिर विश्व हिंदू परिषद के साथ शामिल रहते रहते उनसे राम मंदिर आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही, उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। और फिर उसके बाद 1991 में वाराणसी की लोकसभा सीट से उनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। वो चुनाव जीत करके संसद पहुंचे थे। 1996 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कामयाबी मिली। शंकर प्रसाद जायसवाल यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे, वो चुनाव जीते और सांसद हुए। इसके बाद साल 1998 और 1999 लगातार 3 चुनाव वो चुनाव जीत करके संसद पहुँचते रहे। पार्षद से उन्होंने पार्षद के चुनाव जीतने के बाद अपने कैरियर की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक रहे, सांसद रहे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा में वो उन्होंने पार्टी के लिए व्हिप की जिम्मेदारी संभाली। जो शिव गंगा एक्सप्रेस है उसकी माना जाता है कि वो उन्हीं की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी केंद्र में, तो इन्हीं के नेतृत्व में वहाँ के एक दल ने जा करके वहाँ पर इस ट्रेन की मांग की थी। उसके बाद ये जो शिव गंगा नाम है वो भी इन्होंने ही सुझाया था, जिसे उसके बाद जब बजट पास हुआ तो उस बजट में इसको पास किया गया। साल 2004 के चुनाव में इस सीट पर लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी ने वापसी की और डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए, जो बाद में सलेमपुर और उसके देवरिया के क्षेत्र में आकर के चुनाव लड़े। साल 2009 में इस सीट पर मुरली मनोहर जोशी सांसद चुने गए थे। मुरली मनोहर जोशी के बारे में हम इलाहाबाद और कानपुर की सीट पर पहले ही बात कर चुके हैं। 2014 में इस सीट पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े और सांसद हुए, फिर प्रधानमंत्री बने और 2019 में भी वो वर्तमान समय में यहाँ से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के वाडनगर में 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। 20 वर्ष की आयु में, कहा जाता है कि 17 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा, फिर वो हिमालय गए तपस्या करने और दुनिया भर की चीज़ें, जो भी सच्चाइयाँ क्या है पता नहीं। बहरहाल 20 वर्ष की आयु में वो आरएसएस के साथ जुड़ गए, आरएसएस में सक्रिय हो गए, फिर बतौर प्रचारक लंबे समय तक काम करते रहे। 2001 से 2014 तक वो गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उस वक्त बाद में जो गुजरात के मॉडल की बहुत चर्चा होती थी, जो उनके विकास कार्य थे, और उस गुजरात मॉडल को अपना आदर्श मानते हुए तमाम मुख्यमंत्रियों ने बाद में काम किया। साल 2014 में वाराणसी की लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते, सांसद हुए। उनके खिलाफ उस समय आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के जो वर्तमान इस समय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतरे थे। कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि इन सबको हराते हुए वो यहाँ से सांसद हुए थे। वो उस समय वडोदरा की सीट से भी चुनाव लड़े थे और वहाँ से भी चुनाव जीते थे। बाद में उन्होंने वडोदरा की सीट छोड़ दी थी। करीब 3,37,000 मतों से इन्होंने उस चुनाव में जीत हासिल की थी। फिर 2019 में वो दूसरी बार इस सीट से सांसद हुए और वर्तमान समय में वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा जाता है कि वो मार्केटिंग के गुरु हैं, सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पर खासे लोकप्रिय भी हैं। तमाम बड़े बड़े नेताओं, राजनेताओं, अभिनेताओं से ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। बहरहाल उस 2019 में समाजवादी पार्टी ने शालिनी यादव को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था। शालिनी यादव यहाँ की राजनीति से पहले से जुड़ी रही हैं, वो अपने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकी चर्चा थोड़ी ज़्यादा हो गई। इसके पहले वो यहाँ वाराणसी के मेयर का भी चुनाव लड़ चुकी थी और ये जो श्यामलाल यादव की, जो यहाँ से सांसद रह चुके हैं, यूपी में मंत्री रहे, सभापति रहे राज्यसभा में, उनकी पुत्रवधू हैं। बीएचयू से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद फैशन डिजाइनिंग की भी इनके पास डिग्री है। इसके बाद अजय राय यहाँ के जो राजनीति में एक बड़ा फैक्टर माने जाते हैं, चूँकि अजय राय का संबंध एक तरफ जहाँ राजनीति से है, वहीं इनका जो संबंध रहा है वो जरायम की दुनिया से भी इनके पारिवारिक संबंध माने जाते हैं। अवधेश राय के छोटे भाई हैं। 7 अक्टूबर 1969 को इनका वाराणसी में जन्म हुआ था। हालांकि इनका जो पैतृक निवास है, पैतृक रूप से गाजीपुर से संबंधित हैं ये लोग। अजय राय की राजनीति की शुरुआत उस समय हुई जब 1991 में इनके भाई अवधेश राय की हत्या हो गई थी। इनके भाई अवधेश राय जो थे वो ब्रजेश सिंह के करीबी माने जाते थे और कोयले की ठेकेदारी करते थे। कोयले की ठेकेदारी के कारण मुख्तार अंसारी, उनके ग्रुप से इनकी दुश्मनी हुई और बाद में 1991 में मुख्तार अंसारी के, जब 1991 में अवधेश राय की हत्या हुई तो उसका इल्ज़ाम मुख्तार अंसारी और उनके ग्रुप पर लगा।
इसके बाद ही अजय राय के राजनीति की शुरुआत हुई। उस समय के भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता के तौर पर जाने जाने वाली कुसुम राय और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो उस समय के अध्यक्ष थे रामाशीष राय, उनका इनको साथ मिला और ये विद्यार्थी परिषद में आ गए। फिर उसके बाद 1996 में इनको विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला, जब वाराणसी की कोलसला सीट से इनको चुनाव लड़ाया गया। ये चुनाव जीते और विधायक हुए। उस समय कोलसला की जो सीट थी वो बेहद महत्वपूर्ण थी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी और अजय राय के लिहाज से भी, क्योंकि उस समय इस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले उदल 9 बार विधायक रह चुके थे। और उदल को हरा करके अजय राय जब चुनाव जीते तो एक तरफ जहां इनका कद बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ जो बाहुबली होने का इनका तमगा था उस पर भी मजबूती मिली। साल 2002 और 2007 का विधानसभा चुनाव भी यहाँ से जीते। 2009 में वो लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ना चाहते थे, पर पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। मुरली मनोहर जोशी यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए। उसके बाद नाराज होकर अजय राय ने पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि कहा जाता है कि जब मुरली मनोहर जोशी को कैंडिडेट बनाया गया तो उसके बाद वो मुरली मनोहर जोशी के पास मिलने पहुंचे, उनके समर्थक भी साथ में थे। तो मुरली मनोहर जोशी के समर्थक और अजय राय के समर्थकों के बीच में मारपीट हुई थी। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बहरहाल कारण जो भी हो, उसके बाद ये पार्टी छोड़ दी इन्होंने और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी ने इनको चुनावी मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी ने जब उनको चुनावी मैदान में उतारा तो उस वर्ष मुख्तार अंसारी भी यहाँ से चुनाव लड़े। नतीजा ये हो गया कि मुरली मनोहर जोशी यहाँ से सांसद चुने गए, मुख्तार अंसारी भी चुनाव हार गए, अजय राय भी चुनाव हार गए। इसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी। और जब ये 2009 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें छोड़ी थी, तो अपने विधानसभा सदस्यता से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो सीट उनकी खाली हो गई थी। वहाँ उपचुनाव हुआ तो ये समाजवादी पार्टी छोड़ करके और निर्दल चुनाव लड़े। निर्दल चुनाव लड़ करके ये चुनाव जीते और फिर से विधायक हुए। विधायक होने के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली और फिर साल 2012 में जब इस सीट का परिसीमन हो गया, कोलसला सीट खत्म हो गई और तब ये सीट पिंडरा हो गई। पिंडरा की विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके विधायक हुए। 2014 के चुनाव में इनको कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। हालांकि वो चुनाव ये हार गए और उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। वहीं 2014 का चुनाव इनके लिए बेहद विवादास्पद भी रहा था। 2014 के चुनाव में अचानक से कौमी एकता दल, जो मुख्तार अंसारी की पार्टी थी, उसने इनको अपना समर्थन दे दिया, जिसको लेकर के इनका बेहद विरोध हुआ। क्योंकि कुछ समय पहले इनके जो मुख्तार अंसारी और अजय राय के विरोध के किस्से बनारस में खूब चला करते थे और अचानक जब उसका समर्थन मिला तो इनके परिवार के लोगों ने भी अजय राय का खूब विरोध किया था। हालांकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, पर दोनों चुनाव ये हार गए। अजय राय को बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है और जो दर्जनों से ज़्यादा जो मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए हैं, जिसमें हत्या के प्रयास और तमाम तरीके के मुकदमे, वो उनके बाहुबली वाली छवि को सही साबित करते हैं। इस सीट पर समीकरणों की बात की जाए तो करीब 18 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। इसमें 2.5 लाख वोटर्स करीब ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो 3 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाताओं की भी संख्या है। 3 लाख से ज़्यादा वोटर गैर यादव ओबीसी जो हैं उस समुदाय से आते हैं। 2 लाख करीब कुर्मी वोटर्स हैं यहाँ पर, 2 लाख वैश्य समाज के वोटर हैं। तो भूमिहार वोटरों की संख्या भी करीब यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास मानी जाती है। वहीं 1 लाख यादव और 1 लाख अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या भी है। वाराणसी 2014 के लोकसभा चुनावों से वीआईपी सीट के तौर पर जाने लगी। जब यहाँ से नरेंद्र मोदी सांसद हो गए, फिर प्रधानमंत्री बने, तो इस सीट को खूब चर्चा मिली और ये सीट जो है चर्चित सीट मानी जाती है। साथ ही बिहार की सीमा से लगी हुई होने के कारण यहाँ जो बिहार की राजनीति है, जो लगी हुई सीमाएं हैं, उनकी राजनीति पर भी यहाँ का खासा असर पड़ता है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि बिहार की जो बनारस से लगी हुई सीमाएं हैं, वहाँ जो बिहार के क्षेत्र हैं उसमें जो अस्पताल से लेकर के और बड़े शहरों की जो सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं के लिए लोग बनारस से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हालांकि जो बनारस की राजनीति है उसमें जातिगत पकड़ से ज़्यादा धार्मिक नगरी होने के कारण धर्म का प्रभाव ज़्यादा रहता है। 1991 के बाद से जो 8 चुनाव यहाँ पर हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कब्जा रहा, सिवाय एक चुनाव जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली 2004 में। इसके अलावा बाकी सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी अभी तक यहाँ जीतने में कामयाब रही।
वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ अभी तक खाता भी नहीं खुल सका। इसका मुख्य जो कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि यहाँ की जो राजनीति है, जो यहाँ के वोटर्स हैं, वो जातिगत प्रभाव में कम रहते हैं और धार्मिक प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा रहता है। चूँकि ये धर्म की नगरी है और धर्म की नगरी में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर जातिगत प्रभाव हावी होने के बजाय धार्मिक प्रभाव हावी है। धन्यवाद।